लेबर तो हर कोई करता है, लेबर का मतलब होता है काम। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं। चलो सेल से थोड़ा ऊपर आते हैं। हमारे हाथ को भी कोई काम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, ये हाथ इस तरीके से बना है ना? तो ये क्या करता है, इस तरीके से चीजों को पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है। अब अगर मैं इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करूं उल्टी साइड, तो क्या मैं पकड़ पाऊंगी? नहीं पकड़ पाऊंगी। मैं इसको इधर से ऐसे ही पकड़ सकती हूँ, इस साइड नहीं पकड़ सकती, राइट? तो मतलब ये सेल जो ये फिंगर्स है हमारे, इस तरीके से अडेप्ट है कि ये अपना काम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेल पे चलते हैं हम। सेल भी अपना स्पेसिफिक काम, अपना जो होता है उनका काम उसी तरीके से अडेप्ट होती है, जिस तरीके की वो बनी होती है उसी तरीके के वो काम करती है। जैसे कि हमने किडनी की बात की थी, किडनी क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। किडनी तो ऑर्गन है, उससे नीचे क्या आता है, टिश्यू आते हैं, सेल आते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सेल जो होती है वो मिलके टिश्यू बनाती है, राइट? और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन में क्या था हमारा, किडनी का जैसे मैंने एग्जांपल लिया। फिर किडनी के टिश्यू आए, टिश्यू थे और सेल थी। जो ये सेल थी, इसमें जितनी भी सेल होंगी किडनी की, वो एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करती है। वो कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है ना? तो वो क्या कर रही थी, कंट्रीब्यूशन दे रही थी यूरिन के फिल्ट्रेशन में। और जबकि हम हार्ट की बात करें, जो आपका हार्ट है, ये क्या करेगा, इसके भी कोई टिश्यू थे और इसके भी सेल थे। ये क्या काम करते हैं, पंपिंग का काम करते हैं, है ना? तो इसकी जो सेल्स होंगी वो अलग तरीके से बनी होंगी। ठीक है, इन सेलों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, कहने का मतलब है जिस टाइप की सेल होंगी वो उसी टाइप का फंक्शन करेंगी, मतलब उनका फंक्शन उसी तरीके से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये किस में होता है डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टी सेलुलर सेल्स में। किस में होता है, इन मल्टी सेलुलर सेल्स डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस। डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस। ओके, कि सेल का क्या होता है, सेल में मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे कि हम हार्ट की बात करें, हार्ट सेल एग्जाम्पल है ये, और किडनी सेल। ठीक है, जबकि हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म की, जैसे मान लो हम अमीबा की बात करते हैं। अमीबा एक सिंगल सेल्ड है। ठीक है, अब अगर उसे खाना खाना है तो क्या करता है, सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया बनाता है, जैसे कि ये हमारा मान लो क्या है, अमीबा है। ये क्या है हमारा, अमीबा है। अब इसको यहाँ पे कोई फूड का पार्टिकल दिख गया, राइट? इसे फूड का पार्टिकल दिखा तो ये क्या करेगा, सूडोपोडिया बनाएगा। क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बनाएगा। और धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाएगा, ये भी इसको और आगे बढ़ाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ये आपको अंदर का अलग दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे फूड के पार्टिकल दिखेंगे। अब ये धीरे धीरे ये फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये फूड क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ, मतलब कि उसी एक सेल ने, क्योंकि ये तो यूनिसेलुलर था अमीबा, इसी एक सेल ने क्या किया, सारे काम कर लिए। तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर आपको नहीं मिलेगा। अब सेल की शेप की बात कर लेते हैं। इसके अलावा क्या होती है, ये तो आपको पता ही था, हमने बता भी दिया था। इसके बाद क्या आता है आपका, सेल की शेप। क्या आती है, सेल शेप। अब जैसे कि मैंने आपको अपने हाथ का एग्जांपल दिया, मेरे हाथ की शेप इस तरीके से क्यों है, क्योंकि इसको इसी तरीके के काम करने हैं। ठीक है, और जैसे अमीबा ने अपनी शेप चेंज की, क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए। जब उसे खाना खाना था उसने उस तरीके का बनाया, जब उसने चलना था उसने उस तरीके की पोजीशन बनाई अपने सूडोपोडिया की। सूडोपोडिया क्या है, उनकी जो आउटग्रोथ सी होती है ना, उसे सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो मतलब होता है झूठ, झूठ मूठ के पैर बनाए उसने। ठीक है, चलने के लिए मान लो, पोडिया मतलब पैर। ठीक है, चलने के लिए, खाना खाने के लिए, या फिर किसी चीज से चिपकने के लिए, कहीं भी कुछ भी करने के लिए वो अपनी अलग से एक्टिविटी करता है।
ऐसे ही जो सेल की शेप है, मान लो बेसिकली आप देखोगे स्मूथ मसल सेल इस तरीके की मिलेगी आपको। ये कौन सी आपकी स्मूथ मसल सेल। आपको स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये इस तरीके का मिलेगा क्योंकि इसको ये टेल है इसकी मूव करती रहती है और इस टेल की मूवमेंट से क्या होता है, ये स्पर्म आगे ट्रेवल कर पाता है। ओवम की बात करें, ये क्या है ओवम। ओवम समझते हो, जो आपकी एग सेल होती है वो क्या होता है आपका ओवम होता है। और फिर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां पे आपने कुछ इस तरीके की शेप देखी होगी, देखिए कभी, क्या है ये, बताओ मुझे क्या है। नर्व सेल, क्या है, नर्व सेल। ठीक है, इनमें सब में आप क्या देख रहे हो, अलग अलग तरीके की सेल हैं। ऐसे ही अगर मैं उसमें बनाऊं आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होती है, आरबीसी क्या होती है, आरबीसी पता है, हाँ, ल्यूकोसाइट लगा लो, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी मतलब कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, बीमारियों से वो कैसे बचाते हैं, जो हमारा ब्लड जो होता है उसमें ये क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, अब ब्लड में किसी चीज को, अगर पानी में हमें किसी चीज को ट्रेवल कराना है तो वो कैसे आसानी से ट्रेवल कर सकती है, किस शेप की हो। 1 मिनट के लिए सोचते हैं, ये पेन है, ठीक है, ये पेन यहां से भी खुला हुआ है और ये पेन यहां से भी खुला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से कोई चीज पास कराने की कोशिश करें तो कौन से शेप की चीज आसानी से पास हो जाएगी, ऑप्शन देती हूँ, रेक्टेंगुलर हो जाएगी पास, स्क्वायर, सर्कुलर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमने सर्कुलर चीज को यहाँ पे रखा और पेन को थोड़ा सा भी टिल्ट किया या फिर नहीं भी टिल्ट करते, कई बार बॉल जो बॉल होती है, बॉल उस बॉल को आप कहीं पे रख के देखो, वो क्या करती है, रोटेट करती चली जाती है। बॉल चीज क्या करती है, रोटेट करती चली जाती है। तो ब्लड में क्या है, सर्कुलेट करती है कोई चीज, जो कि डब्ल्यूबीसी है। तो इसकी शेप कैसी है, सर्कुलर है, राइट। और जब जैसे कि मान लो ये क्या है, नर्व सेल है, नर्व सेल आपकी बॉडी पे यहाँ जहां पे भी आप टच करते हो इसकी सेंसेशन फील कैसे होती है हमें, नर्व सेल से। अब नर्व सेल हर जगह स्प्रेड होती है, तो देखो इधर से इसकी क्या है, रूट लाइक निकली हुई है, इधर भी रूट से निकली हुई है और काफी बड़ी सी है, ताकि ये काफी एरिया में फैल सके, काफी अपना अच्छे से काम कर सके। तो मतलब जो सेल की शेप होती है वो कहीं ना कहीं उसके काम पे डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है, हाँ। तो अब ये जो सेल की शेप होती है ये फंक्शन डिटरमाइन करती है, मतलब फंक्शन को कैसे डिटरमाइन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस तरीके का इन्होंने फंक्शन किया उसी तरीके की इनकी क्या है, शेप भी है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फंक्शन रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है, अब ये किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करेगी कि सेल की शेप कैसी हो, किस चीज पे डिपेंड करेगी, आपको क्या लगता है, किस चीज पे डिपेंड करेगी कि ये सेल सर्कुलर होनी चाहिए या रेक्टेंगुलर होनी चाहिए या ऐसी लंबी होनी चाहिए, किस चीज पे डिपेंड करेगी। पहली बात तो इसके अंदर चीज क्या है, जैसे मान लो हम एक बैलून लेते हैं, ठीक है, बैलून में हम क्या डाल देते हैं, एक बैलून में डालते हैं हम पानी, ठीक है, नॉर्मल पानी, और एक में डालते हैं हम गम, ठीक है, जो थोड़ा वो फेविकोल वाला गम होता है वो थोड़ा टाइट होता है, वो डालते हैं। तो आपको क्या लगता है, पानी वाला बलून ज्यादा अपनी शेप को बनाए रखेगा या फिर जिसमें फेविकोल डला हुआ है वो अपनी शेप को बनाए रखेगा, हाँ जी,
चलो एक चीज और लेते हैं, एक में हमने पानी भरा, एक में हमने गम डाला, और तीसरे में हमने आटा, भुना हुआ आटा होता है ना जो, वो थोड़ा टाइट सा होता है, वो डाल दिया एक बैलून में भूनने के बाद। तो जो बैलून की शेप है किस में ज्यादा फिक्स रहेगी? दबाने पे कौन जल्दी ऐसे नहीं पिचकेगा? पानी डला हुआ उसे आप प्रेस करोगे तो वो नहीं पिचकेगा, मतलब प्रेस नहीं होगा ज्यादा। आटा डला हुआ क्योंकि वो सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। अंदर जो जितने क्लोज, इसको क्या बोलते हैं हम? विस्कोसिटी बोल सकते हैं, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है कि कोई भी जो मटेरियल है, जैसे आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़े हैं, उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसे पास पास में होते हैं, है ना? पढ़े हैं। और लिक्विड के क्या होते हैं? थोड़ा दूरी पे होते हैं। और गैस की बात करें तो और भी दूरी पे होते हैं। तो अगर हम इनको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये ज्यादा प्रेस होंगे, ये कम प्रेस होंगे, और ये और भी कम प्रेस होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है। इसकी विस्कोसिटी सबसे, दिख रहा है, ज्यादा है। और इसकी विस्कोसिटी सबसे, और बीच वाले की विस्कोसिटी, हाँ। तो विस्कोसिटी पे क्या करती है ये? डिपेंड करती है। क्या करती है? डिपेंड करती है। तो हमने क्या समझा इससे कि जो आटा था हमारा, क्या था? आटा था, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा थी, इसलिए वो क्या है? कंप्रेस होगा। मतलब कि वो, हमने क्या ली थी? सेल ली थी। वो बैलून क्या है हमारा? सेल है। और सेल के अंदर हमने क्या डाला? मटेरियल, जैसे कि हमारा साइटोप्लाज्म था, है ना? अब साइटोप्लाज्म कितना डेंस है? मतलब कि वो आटे जितना डेंस है, या फिर वो फेविकोल जितना डेंस है, या फिर वो पानी जितना डेंस है। ठीक है? उस चीज पे क्या होगा? सेल की शेप डिसाइड होगी। अगर वो पानी जितना है तो उसको मान लो हमने उसमें थोड़ा सा लूज छोड़ा है, पानी पूरा फिल नहीं किया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बलून छोड़ दिया हमने, तो उसको जैसे उठाने की कोशिश करेंगे ना हम, वो आधा बैलून इधर की तरफ हो जाएगा और आधा इधर की तरफ होगा। थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो प्रेस भी हो जाएगा। मतलब हमने थोड़ी सी हवा भी भरी है उसमें और पानी डाला है। और दूसरा हमारा क्या है? फेविकोल डाला है। फेविकोल को दबाएंगे तो कंपैरेटिवली जो पानी था उससे कम दबेगा वो, और आटे वाले को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो और भी कम दबेगा, क्योंकि उनके जो अंदर के पार्टिकल है वो इस तरीके से अरेंज है। तो सेल की जो शेप है किसने डिसाइड की? विस्कोसिटी ऑफ सेल। किसने? विस्कोसिटी ऑफ। दूसरी, रिजिडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिजिडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिजिडिटी का क्या मतलब है? रिजिडिटी होती है कठोरता, कठोरता, ठीक है। और जब हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था ना, सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। जैसे कि मान लो ये हमारी सेल थी, तो सेल की सबसे आउटर जो लेयर थी, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे गोल्गी एपरेटस वगैरह है। तो जो ये आउटर लेयर थी इसको हमने क्या बताया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बताया था? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी रिजिड है, मतलब कि एक मैं लू, क्या लू? ये वाली चीज, इसको मैं प्रेस करने की कोशिश करूंगी तो क्या प्रेस हो पाएगा? ऐसे ही मैं कुछ और सॉफ्ट सी चीज ले लेती हूँ, जैसे अपना हाथ ही ले लेती हूँ, हाथ को प्रेस करने की कोशिश करूंगी तो देखो प्रेस हो रहा है, हो रहा है ना? तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, वो कितनी रिजिड है। किस चीज में डिपेंड करता है? रिजिडिटी ऑफ। तो मतलब इसकी शेप ऐसी ही रहेगी चाहे मैं कितना भी प्रेस कर लूं। तो इसकी शेप किसने डिसाइड की? रिजिडिटी ने। समझ पा रहे हैं आप? पक्की बात? नहीं आ रहा हो तो बताओ, मैं फिर दूसरा तरीका ट्राई करती हूँ। समझ आ रहा है? दो पॉइंट हो गए। और तीसरी बात क्या है इनका? एक वो तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया, उसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे लिख सकते हैं,
फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल। ये कैसे भाई, ये कैसे डिसाइड करेगा? जो फंक्शन किया सेल ने, कोई भी सेल जो काम करती है वो सेल की शेप को कैसे डिसाइड करेगी? आरबीसी का एग्जाम्पल, डब्ल्यूबीसी का एग्जाम्पल, क्योंकि इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? रोटेट होना, ब्लड में रोटेट होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना। अब वो सर्कुलेशन का फंक्शन है तो इन्हें रोटेट होना पड़ता है, तो इन्होंने अपनी शेप कैसे बना रखी है? सर्कुलर। समझ आया? पहली बात रिजिडिटी की, कोई भी मटेरियल की आउटर लेयर कितनी रिजिड है उससे क्या पता चलता है? हमें सेल की शेप का पता चलता है। दूसरी बात, उसके अंदर मटेरियल कैसा भरा हुआ है, कितना विस्कोसिटी वाला है, कितना डेंसली पैक्ड है, वो क्या है? विस्कोसिटी, वो भी डिसाइड करती है कि सेल की शेप क्या होगी। तीसरी बात क्या है? फंक्शन, कि कोई भी सेल किस तरीके का फंक्शन करती है। जैसे कि नर्व सेल को पूरी बॉडी में सेंस करके चीजें हमारे दिमाग तक पहुंचानी होती है, तो इसका काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी तभी ये अच्छे से काम कर पाएगी। ये अच्छे से काम कर पा रही है इसीलिए हमारी बॉडी क्या है? सेंसिटिव है। तो मतलब इसको अपना काम फटाफट करना होता है, तो इसलिए इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी भी होती है। बहुत सारे इसमें सेंसिंग के लिए डेंड्राइट्स भी है, मतलब ये वाले पार्ट है। तो मतलब इनका जैसा फंक्शन होता है उसी के बेस पे क्या होता है, इनकी शेप भी डिसाइड होती है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब सेल के साइज की बात करें, सेल का क्या आएगा? साइज। सेल का साइज कैसा होता है? स्क्वायर भी हो सकता है, और ये तो शेप है। साइज पूछ रही हूँ मैं, साइज में शेप में अंतर नहीं पता। साइज होता है इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना छोटा, ये क्या है? साइज है। हाँ, और जो आप बता रहे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, या फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब क्या चीजें हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो क्या पोजीशन है, और जो आप बता रहे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ये क्या है? शेप है। और हम बात कर रहे हैं सेल के साइज की। ठीक है, तो मुझे बताओ सेल, जो सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये क्या है? सेल है। ठीक है, अब लार्जेस्ट सेल क्या होती है, कौन सी होती है? ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच देखा आपने? देखा है? कैसा होता है? कैसा होता है? बहुत ही बड़ा बर्ड होता है, और उसका एग देखा है आपने? ओस्ट्रिच सिंगल सेल होता है। हाँ, सिंगल सेल होता है, वो सबसे बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्या है, वो लार्जेस्ट सेल है, जिसका 18 सेंटीमीटर का होता है साइज। कितना होता है? 18 सेंटीमीटर का। और ये सबसे छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ये कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का। अब प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में, इन प्लांट, एक प्लांट होता है ओवम ऑफ साइकस, ओवम ऑफ साइकस प्लांट। वो क्या है? लार्जेस्ट होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। ये क्या है? प्लांट की बात है, और ऊपर क्या है? एनिमल्स की बात की गई है। ओके, अब बैक्टीरिया की बात करें। क्या है? बैक्टीरिया की बात करें। बैक्टीरिया कितना बड़े साइज का होता है?
आपका 0.2 से लेके माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। बैक्टीरिया कितना हो सकता है? 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। एक आपकी एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, समझ पा रहे हो? देखो इसको अंडरलाइन करेंगे, ये साइंटिफिक नेम है इसलिए इनको क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। ये क्या है? एक एल्गी है। क्या है? एल, जिसका साइज 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? हाइट होती है। क्या होती है? 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जो थे उनकी सेल की साइज कितनी थी? वन माइक्रोमीटर से 10 mm। टेन माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, ये थी। ठीक है। और ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट। और ये यूकैरियोट। प्रोकैरियोट, हाँ बोलो। प्रिमिटिव टाइप वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? उनकी फीचर्स क्या क्या होती हैं? और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। क्या? हाँ। और यूकैरियोट्स में लार्जेस्ट का नहीं बोल सकते, लेकिन यूकैरियोट से क्या होता है? लार्ज साइज का होता है। तो ये आपकी जो है मेन मेन सेल्स है, ये आपने लिख लेनी है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद आता है सेल वॉल्यूम। क्या आता है? सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम से क्या समझते हो? देखो कोई भी सेल होती है ना, कोई भी सेल होती है, जैसे हम ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो आपको क्या लगता है जो एक सेल है उसका ही साइज बड़ा 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 होता जाता है जब हम बड़े होते हैं, या जो सेल का नंबर इंक्रीज होता जाता है? हाँ, जो सेल का क्या है? नंबर इंक्रीज होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेल थ्योरी में, जो भी सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, और हर एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जो होती है सिंगल सेल से होती है ना? उसके बाद हम मल्टी सेलुलर बन जाते हैं, तो मतलब सेल का नंबर क्या है? इंक्रीज हुआ। हाँ, तो इंक्रीज जो वॉल्यूम होता है, सेल वॉल्यूम इज इंक्रीज ड्यू टू, बताओ? ड्यू टू increase in number of the cell, number of the cell is instead of its length। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बात करें एस्कैरिस, एस्कैरिस, इसमें क्या होता है? सेल का जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, किस कारण होता है? सेल वॉल्यूम increases due to increase in length of the cell, increase in length of the cell। ठीक है। जबकि बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें, बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल की क्या है? नंबर इंक्रीज होती है।
नंबर इंक्रीज होती है तो एग्जाम्पल बात कर ले, ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन कौन होता है ये, क्या है, मल्टी सेलुलर सेल होते हैं, जो हम है ह्यूमन ही है। इसमें सेल कितनी होती है, कितनी सेल होती है, 10⁻14, 10⁻14, 10⁻14 का मतलब समझते हैं आप। देखो मान लो मैं बोलती हूँ 100 है, इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 10⁻, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अगर 1000 है, 1000 को कैसे लिखेंगे, 10⁻3, मतलब जितनी जीरो है उतना हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 100 ट्रिलियन सेल, 100 ट्रिलियन जो सेल है ह्यूमन बीइंग में क्या है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा की बात करें, अमीबा को आपको पता है कि एक ही सेल होती है, वो तो क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है। पैरामीशियम भी क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है आपका। यूग्लिना क्या है, वो भी आपका सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। यूटेली बोलते हैं। और ये जो बताया मैंने एक केस, इसे क्या बोलेंगे आप, इसे क्या बोलेंगे, यूटेली, इसमें ई साइलेंट है, यूटेली। यूटेली क्या है, ये वो है जिसमें जेनेटिकली पहले ही डिसाइड हो जाता है कि सेल के नंबर कितने होंगे, ठीक है। अब उस ऑर्गेनिज्म की लेंथ चाहे इतनी हो या इतनी हो, लेकिन सेल का नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, उनकी सेल की लेंथ इंक्रीज होगी। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वैसे मैंने जनरल नॉलेज के लिए बता दिया आपको, इसे यूटेली बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, सेल की लेंथ के कारण सेल का साइज इंक्रीज होता है। बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल के नंबर के कारण सेल की क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लेंथ इंक्रीज होती है, मतलब कि सेल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेल थी, एक मिनट टाइम बताएंगे मुझे, पढ़े ना हम आगे, टाइम तो है अभी। तो उसमें क्या था, हमने बहुत सारे सेल पढ़े थे, सेल पढ़े थे, तो सेल में बहुत सारे पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट थे मुझे बता सकते हो, उसके ऑर्गेनलीज पढ़े थे हमने, बताओ कौन कौन से ऑर्गेनलीज पढ़े थे। जो सेल का स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो तो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है ना। इसमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग, और कुछ क्या होते हैं, नॉन लिविंग। अगर आपसे कोई पूछ ले सेल में उन पार्ट्स का नाम बताओ जो नॉन लिविंग है, तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होती है आपकी सेल वॉल, क्या होती है, एक होती है आपकी वैक्यूल, वैक्यूल्स जो क्या होते हैं, हमने देखे थे ना, इस तरीके से ब्लैंक सा स्पेस था, प्लांट में इतना बड़ा सा और एनिमल में छोटा छोटा सा था, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस था, इस तरीके से कुछ था। तो ये जो ब्लैंक सा स्पेस था, ये क्या था आपका, वैक्यूल था, क्या था। और एक होता है आपका ग्रेन्यूल्स, क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स। ये जो तीनों होते हैं ना, ये नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं सेल के अंदर, नॉन लिविंग ऑर्गेनेलिज बोल सकते हैं इनको। नॉन लिविंग थिंग्स आपसे पूछ ली जाए किसी भी सेल में, तो कौन कौन सी हो सकती है, सेल वॉल हो सकती है। अगर जैसे प्लांट वाले में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो वहां तो है ही नहीं, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन प्लांट की बात करें तो वहां पे नॉन लिविंग थिंग एक सेल वॉल होगी, वैक्यूल होंगे और ग्रेन्यूल होंगे। बाकी के जितने भी बच गए, जैसे कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या है,
वैक्यूल्स तो इधर आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके के होते हैं ना। फिर आपके गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, और क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, होता है कि नहीं होता है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, और क्या होता है, और बताओ सेल में हमने और क्या क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे वही भूल गए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियो प्लस, न्यूक्लियो प्लस, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सारी चीजें जितनी भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या है आपकी लिविंग वाली है, ये क्या है लिविंग वाली है, और ये क्या है नॉन लिविंग वाली है। ठीक है, अब सबसे पहले एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको रिकॉल हो जाएंगी वो चीज। ठीक है, दिख रहा है ये, सबसे आउटर क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन, फिर आपका क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों साइड दिख रहा है आपको, ये जो सर्कुलर है दिख रहा है ना, इसके अंदर आपने देखा न्यूक्लियोलस, उसके नीचे आप देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जिग जैग है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपकी। फिर इसके ऊपर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो, जो ये बोल बोल से बने हुए हैं इधर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन जिग जैग के ऊपर बॉल्स बने हुए हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर ये आपके राइबोसोम्स हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं पबल्स की तरह। फिर आपके वैक्यूल्स हैं, देखो ये आपको जो वैक्यूल याद नहीं आ रहे थे ना, वो ये है, इतना बड़ा सा वैक्यूल है वो प्लांट सेल में जो एक ही होता है बहुत बड़ा सा। और ये क्या है एनिमल सेल का है, एनिमल सेल में आपको दो तीन चार ज्यादा मिल जाते हैं नंबर में, ये आपके छोटे छोटे एनिमल सेल में वैक्यूल्स हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हो नीचे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बना रखी है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। फिर आपकी गोल्जी एपेरेटस, ये आपके गोल्जी एपेरेटस है दोनों सेलों में। ये तो थी कॉमन चीजें दोनों सेलों की। अब कुछ चीज ऐसी हैं जो या तो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है या आपकी एनिमल सेल में ही प्रेजेंट है। जैसे कि प्लांट सेल में देखे तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, आउटर सेल देखे तो ये सेल वॉल है। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था ना नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो क्या है सेल वॉल, जबकि हमने एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं देखी। अब यहाँ पे एक होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, जो ये आपको ये स्पेस दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो मैं ये हटाती हूँ अभी आपको दिखेगा, ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, ये क्या है आपके प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, ये कुछ जो हमने पढ़ी लास्ट में तीन, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, सेलवोर और प्लाज्मोडेस्मेटा, ये आपकी बस एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होती है। फिर आपके सेंट्रियोल्स आते हैं जो कि ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे, लाइसोसोम्स आते हैं जो कि यहाँ पे आपका पिंकिश दिख रहा है आपको। ठीक है, और फिर आपका ये सेंट्रोसोम आता है, ये दिख रहा है, ये आपका सेंट्रोसोम है। तो एक बार देख लो इस सेल को अच्छे से, कहाँ पे क्या लेबलिंग है बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अब इसके बारे में जो एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करना है, एक एक ऑर्गेनली के बारे में हमने डिस्कस करना है। अगर आपके दिमाग में इमेज नहीं छप पाई ना कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं,
तो आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है ना आपका, जितनी भी ये ऑर्गेनली है, इनके फंक्शन है, आज आज नहीं, अगर आज आज आपने अच्छे से कर लिए ना, आगे जब आप फर्दर जब हायर स्टडी करके किसी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त ये आपको काम आएंगे। तो मर्जी आपकी है कि आपने अभी अच्छे से पढ़ लेना इनको, या फिर जब बिल्कुल पेपर आएंगे कॉम्पिटिटिव के तब ध्यान से पढ़ना है। तो डायग्राम आपको अच्छे से तैयार हो गई उसकी, बता सकते हो? आपने तो ड्रॉ भी की हुई है आपकी कॉपी में, मैंने देखा था। तो याद हुई थी तब आपको कुछ? पढ़ने से काम नहीं चलेगा, याद करनी है चीजें। उनको याद करने का क्या होता है, जितनी बार आप चीजों को देखोगे ना, तभी आपको ये याद होंगी। अगर अगर मैंने आपको एक बार देखा, आप कभी ना कभी तो आपने मेरे को देखा है कभी क्लास से पहले? नहीं देखा? शायद देखा होगा आपने, कभी तो मुलाकात हो गई होगी घूमते फिरते। नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो मोहिनी के घर पे आए हो कभी? पार्टीज में आए हो? कब आए थे? जागरण हुआ था, तो मैं भी वहां पे आई थी। लेकिन आपने मेरे को बस एक बार देखा था, और आपको याद तक नहीं है कि आपने मेरे को देखा था। नहीं याद ना? लेकिन अब आप कई दिन से मेरे से लगातार मिल रहे हैं, तो क्या अब आपको याद रहेगा? अभी कभी मैं आपको काफी दिनों के बाद मिल जाऊं तो क्या आप मुझे पहचान पाओगे? क्योंकि आपने मेरे को बार बार देखा है, काफी लंबे टाइम तक देखा है। एक एक घंटा अपनी क्लास होती है, आपने पूरी पूरी क्लास में मेरे को देखा है। तो कैसे मैं आपको याद हो जाऊंगी, आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाऊंगी? हो सकता है आप जब बहुत बड़े हो गए होगे तब भी आप मुझे पहचान लो, है ना? लेकिन जब आपने उस वक्त देखा था उस फंक्शन में मेरे को, तो आप मुझे अब नहीं पहचान पाए थे, है ना? तो ऐसे ही आपको जब चीजें याद करनी है, तो याद करने के लिए आपको उन्हें बार बार देखना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार लिख के देखना पड़ेगा, तब आपको चीजें याद होंगी। तो आप चीजों को प्लीज याद करके आइए, अदरवाइज है ना ऐसे इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाने में, क्योंकि आपको पुरानी चीजें तो तैयार होती नहीं है, फिर मैं आगे की चीजें पढ़ाऊंगी आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, या फिर दूसरा फिर मैं पीछे वाली रिपीट करने लग जाऊंगी, तो हमारा टाइम वैसे ही खराब हो जाना है ना? तो इसलिए क्या करेंगे, अच्छे से याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में सारा। ठीक है? आज लास्ट टाइम छोड़ रही हूँ आपको बिना उसके, वरना फिर डिजिटल